नमस्कार। आप देख रहे हैं इंसर्जेंस और ये है हमारा बुलेटिन बीइंग बायस्ड। आज के इस पेशकश में हम बात करेंगे सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवार की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के संदर्भ में। दरअसल 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जकिया एहसान जाफरी के एक याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 2002 के गुजरात दंगों में एसआईटी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य को दिए गए क्लीन चिट को चुनौती देते हुए दंगों के पुनः जांच की मांग से संबंधित था। जस्टिस अजय माणिकराव खनविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में याचिकाकर्ताओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कढ़ाई को खौलाए रखने जैसा है और जाहिर है कि इसके पीछे का इरादा गलत था। इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को कटघरे में लाने की जरूरत है। 24 जून को न्यायालय के इस फैसले के अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में तीस्ता सीतलवार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया। आनन फानन में अहमदाबाद अपराध शाखा में तीस्ता समेत पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार एवं पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने इन पे भारतीय दंड संहिता की धारा 468 यानी धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने, धारा 471 जाली दस्तावेजों का उचित एवं सामान्य रूप में उपयोग करने, धारा 194 मृत्युदंड वाले अपराधों में दोष सिद्धि से हेतु झूठे सबूत पेश करने, 211 क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अपराध के झूठे आरोप लगाने समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया। 30 जुलाई को तीस्ता सीतलवार एवं श्री कुमार ने अहमदाबाद सत्र न्यायालय में जमानत याचिका फाइल की, जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा कि उपलब्ध तथ्य एवं परिस्थितियों के प्रकाश में अगर इन्हें बेल मिल जाती है तो इससे एक गलत संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री एवं अन्य प्रभावशाली लोगों पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने के बावजूद इनको जमानत दे दी गई। हालांकि सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीस्ता और श्री कुमार ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया तथा गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका के संबंध में राज्य सरकार से 19 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस बीच तीस्ता की गिरफ्तारी की चौतरफा आलोचना भी शुरू हो गई है। आम लोगों से लेकर कई संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। साथ ही कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबार एवं मीडिया संस्थानों ने भी गिरफ्तारी की तीखी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी मेरी लॉलर ने कहा कि तीस्ता को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और राज्य द्वारा उनकी प्रताड़ना पर रोक लगनी चाहिए। तीस्ता नफरत और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त आवाज है और मानवाधिकारों की रक्षा कोई अपराध नहीं है। वही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी तीस्ता की गिरफ्तारी को सिविल सोसाइटी के लिहाज से डरावना बताया है। हालांकि देश में सरकार समर्थकों का एक बड़ा वर्ग तीस्ता की गिरफ्तारी को उचित ठहराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शायद वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि उन पर कभी कोई आंच नहीं आएगा। शायद उन्हें पता नहीं है कि लोकतंत्र की इस सरेआम हत्या से उनको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि जब वो इन सत्ताधीशों के निशाने पर आते हैं तो इन्हीं सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्टों द्वारा उनकी लड़ाई लड़ी जाती है। सोचिए ना, इन दंगों में आम लोग ही तो मरते हैं, या तीस्ता अभी तक जिनकी लड़ाई लड़ रही थी वो भी तो हमारी आपके तरह सामान्य लोग ही थे। बहरहाल इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक नज़र तीस्ता की निजी जिंदगी पर। तीस्ता का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। यहीं से अपनी वकालत के दौरान उनकी दिलचस्पी पत्रकारिता में हुई तथा वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्होंने पत्रकारिता का रुख किया। तीस्ता के पिता अतुल सीतलवार वकील थे और दादा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार देश के प्रथम एवं सबसे लंबे समय तक रहे अटॉर्नी जनरल थे। 1987 में तीस्ता ने पत्रकार और एक्टिविस्ट जावेद आनंद से शादी की। हमेशा अन्याय के खिलाफ मुखर रहने वाली तीस्ता सालों से गुजरात दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही है। उनको जिस समय और जिन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया है उस पर संदेह रहित दृष्टिपात करना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से कोर्ट ने टिप्पणी की और उसके बाद गृह मंत्री ने बयान दिया और अगले 24 घंटों में तीस्ता की गिरफ्तारी हुई तथा एफआईआर दर्ज करके एसआईटी गठित कर दी गई, उससे तो यही लगता है जैसे कोई नाटक चल रहा हो और सारे दृश्य पूर्व निर्धारित हो। गौर करने वाली बात है कि एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को पुलिस ने आरोप का आधार बनाया है वह 416 पन्नों का है और केवल 24 घंटे में इतने बड़े फैसले की कॉपी पुलिस के पास आ गई। यहां तक कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले ना तो कोई नोटिस भेजना उचित समझा और ना ही तीस्ता के पास से जब्त किए गए 3 मोबाइल फोन्स की सीजर रिपोर्ट ही उपलब्ध करवाया।
कितना अच्छा होता कि पुलिस इतनी ही तत्परता अन्य अपराधियों और मुजरिमों के खिलाफ भी दिखाती, तो शायद देश में कानून और प्रशासन की स्थिति कुछ और हो सकती थी। हालांकि इस कार्रवाई में आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं है। हमने कई उदाहरण देखे हैं जहां पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को संतुष्ट करने के लिए ऐसी ही डरावनी तत्परता दिखाती है। तीस्ता ना तो पहली एक्टिविस्ट है और ना ही आखिरी। आज भी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो हजारों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता आपको जेल में मिलेंगे जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है। ये मामला औरों से थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार की जी हजूरी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मामला एक नजीर है कि अगर आप कोर्ट के माध्यम से न्याय पाने की उम्मीद करके बैठे हैं तो सावधान हो जाइए। क्या पता कल को आप इस आरोप में फांसी पर चढ़ा दिए जाए कि आपने किसी प्रभावशाली व्यक्ति की छवि को धूमिल कर दिया। क्या प्रभावशाली व्यक्ति अपने आप में असंवैधानिक शब्द नहीं है? कोर्ट कैसे तय करेगा कि कौन सा व्यक्ति प्रभावशाली है? और अगर तय कर भी लिया गया तो क्या उनको अलग कानून व्यवस्था के दायरे में रखा जाएगा? जिस प्रकार से कोर्ट ने जकिया और तीस्ता के खिलाफ सख्त टिप्पणी के साथ याचिका खारिज किया है, उससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिसमें न्यायाधीश को उनमें साजिश करता नजर आने लगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जकिया जाफरी पूर्व कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी है, जिनकी हत्या गुजरात दंगे के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में कर दी गई थी। उसके बाद से ही जकिया न्याय के लिए लगातार न्यायालयों के चक्कर काट रही है। इसमें उन्हें तीस्ता और उनका एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस का साथ मिला। इससे पूर्व तीस्ता ने गुजरात दंगों से संबंधित नरोड़ा पाटिया नरसंहार मामले में भी सक्रिय रही थी और केस को गुजरात से बाहर ट्रायल करवाने और दोष सिद्धि में अहम भूमिका निभाई थी। जकिया की मांग बस इतनी सी थी कि उन्हें एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं था और वो चाहती थी कि जांच दोबारा शुरू किया जाए। उनका आरोप था कि 2002 के दंगे गोधरा ट्रेन आगजनी कांड की सहज प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ी साजिश थी एक समुदाय विशेष के खिलाफ, जिसमें राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित प्रशासन और कई सांप्रदायिक संगठनों की सहभागिता थी। क्या ऐसी मांग कोई अपराध है या फिर किसी पीड़ित की मदद के लिए आगे आना अपराध है? चलिए कुछ देर के लिए मान भी ले कि जकिया की याचिका में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं लगा जिसके लिए जांच को पुनः शुरू किया जाए, या कोर्ट एसआईटी के रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट थी। लेकिन फिर भी इस वजह से याचिकाकर्ता को ही साजिशकर्ता ठहरा देना कैसे उचित हो सकता है? विडंबना देखिए कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में नरेंद्र मोदी को आधुनिक नीरो की उपाधि देते हुए कहा था कि जब गुजरात में महिलाएं और बच्चे जिंदा जलाए जा रहे थे तब सरकार कहीं और देख रही थी, उसी कोर्ट को गुजरात दंगे में आज कोई साजिश दिखना ही बंद हो गया है। कोर्ट ने जिस एसआईटी की जांच की देखरेख के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था तथा उसने इस जांच पर बार बार सवाल उठाया, उसे दरकिनार करके सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी पर इतना भरोसा कहां से आ गया? क्या यह जानने में कोई आपत्ति है कि सुप्रीम कोर्ट उस ताकत से डर गई है जो देश में कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर काबिज है? आखिर में बस इतना ही कहना है कि ये मौका सर्वोच्च अदालत के हाथ से निकल चुका है कि वो खुद को लोक अधिकारों का रक्षक सिद्ध कर सके और दमनकारी सत्ता की आंख में आंख डालकर उससे अन्यायों और जुल्मों का हिसाब ले सके। फिर भी हर सत्ता बदलती है, हर झूठ का पर्दाफाश होता है और हमें अब भी आशा है कि तीस्ता को तो न्याय मिलेगा ही, साथ ही दंगों में मारे गए उन हजारों लोगों को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि झूठ और अन्याय रूपी अंधकार कितना भी गहरा एवं प्रबल हो, सत्य की बस एक किरण उसका नाश करने के लिए सक्षम है। आज के लिए बस इतना ही। बीइंग बायस्ड के अगले एपिसोड्स में हम गुजरात दंगे से संबंधित अन्य घटनाओं को भी आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंसर्जेंस।